हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम उसकी पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। तो उसमें हम आज बात करने वाले हैं डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म, इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस और भी कुछ पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम कल जो पढ़ाए थे उसको हम रिवीजन करा देते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था क्या, तो कल मैंने पढ़ाया था आपको जेनेटिक्स, हेरिडिटी और पढ़ाया था टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद मैंने बताया था आप लोग को प्रिंसिपल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। तो सबसे पहले मैं वो रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले नंबर पे क्या था, तो एक गुण से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर को जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं, तो हेरिडिटी। और हेरिडिटी अगर एक जो मतलब व्यक्ति है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और गुण एक में से दूसरे में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। इसके बाद आया था वेरिएशन। तो वेरिएशन जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी जो गुण को बताता था उसे कहते थे वेरिएशन। इसके बाद हमें पढ़ना था एक जो ब्रांच आया था, इस दोनों को पढ़ने के लिए एक ब्रांच था, उस ब्रांच का क्या नाम था, तो उसका नाम था जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हमें पढ़ना था कि जेनेटिक्स का जो मतलब जन्मदाता जो है उसे किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक्स का जन्मदाता जो है, सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल को कहते हैं। लेकिन जेनेटिक्स नाम जो है किसने दिया था, तो जेनेटिक्स नाम जो है वो विलियम वेटसन ने दिया था। कब दिया था, तो 1905 ईस्वी में। इसके बाद हमने पढ़ना है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का टर्म फर्स्ट में था ट्रेट का मतलब कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर जिसमें मतलब कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला गया हो और उसे देख करके हम पता कर सकें कि ये चीज़ जो है इसमें नहीं था और वो उसमें है, तो उस चीज़ को हम मतलब कि ट्रेट कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पे था क्रॉस। तो क्रॉस में क्या होता था, तो क्रॉस में दो लिविंग मतलब कि दो सजीवों को चुन करके रिप्रोडक्शन कराने की प्रक्रिया को हम क्रॉस कहते थे। इसके बाद तीसरा नंबर पे था क्या, तीसरे नंबर पे था यूनिट फैक्टर यानी मतलब कि जीन क्या है, तो किसी भी जो पौधा होता है उसका गुण को या किसी भी सजीव के गुण को पहचानने वाला जो यूनिट फैक्टर होता है उसे जीन कहते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे था जीन लोकस का मतलब क्या होता है, जीन जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है उसे हम जीन लोकस कहते हैं। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो जीन क्रोमोसोम पर जिस जगह पे प्रेजेंट होता है उसे हम जीन लोकस कहते हैं। इसके बाद हमारा था फोर्थ नंबर पे था होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। और तो होमोजाइगस क्या है, तो होमोजाइगस जिसमें मतलब कि हमने कल बताया था कि जिसमें दोनों जो है सेम टीटी मतलब कि अगर कैपिटल टीटी रहे या स्मॉल टीटी रहे तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। इस प्रकार से अगर रहे तो हम इसे होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन यही अगर यहाँ से टी और स्मॉल टी रहे तो इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो इस प्रकार से होमोजाइगस हो गया और हेट्रोजाइगस हो गया। इसके बाद था हमने पढ़ा था फेनोटाइप। तो फेनोटाइप किसे कहते हैं, तो फेनोटाइप का मतलब हुआ बाहरी तरफ से, बाहर की ओर से अगर स्टडी किया जाए तो उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। और वही अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो जीन का स्टडी यानी किसी भी चीज़ का जीन का स्टडी किया जाए तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। इसके बाद था हमारा पी जनरेशन। तो पी जनरेशन किसे कहते हैं, तो पी जनरेशन का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन, जिसमें कि पेरेंट जो भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। यानी जैसे मैंने कल बताया था टॉल और डॉर्फ। तो टॉल और डॉर्फ जो है वो पेरेंटल जनरेशन है। इसके बाद जो F1 जनरेशन है उसमें मैंने बताया था कि F1 जनरेशन कैसे आता है, तो ये हो गया टॉल और ये हो गया डॉर्फ। तो इसमें से एक एक गैमेट जो बाहर निकलता है ये हो गया गैमेट, ये हो गया गैमेट्स। एक एक गैमेट निकलता है और ये जो है फर्टिलाइजेशन हो करके जो बनाता है
उसको ही कहते हैं F1 जनरेशन। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर क्रॉस करके यही चीज़ अगर दोहराया जाए, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाए और इन ब्रीडिंग कराया जाए, तो इसी को हम कहेंगे F2 जनरेशन है। मतलब कि F1 जनरेशन को, ये कौन सा जनरेशन था, तो F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड कह सकते हैं हम इसको। F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो F1 हाइब्रिड जो है उसको हम क्रॉस करवाते हैं किससे, तो F1 हाइब्रिड को F1 हाइब्रिड से ही क्रॉस करवाते हैं, तो हमें निकल कर के आता है यहाँ पे F2 जनरेशन। यानी यहाँ से अगर कराया जाए तो ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे गैमेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें यहीं तक छोड़ता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने कल बताया था कि F2 जनरेशन। इसके बाद एक और बात मैंने बताया था जिसे कहते हैं फेनोकॉपी। तो फेनोकॉपी किसे कहते हैं, तो फेनोकॉपी का मतलब ये हुआ कि किसी जगह पे आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर आपका जो जीन है वो वाइट कलर का है, ठीक है, मान लिया जाए आपका जो जीन है वो वाइट कलर का है, और आप जो चले गए दूसरा जगह पे, वहाँ के लोग जो हैं सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक हैं। तो इन्वायरमेंट के आधार पर आपका जो फेस का या पूरे बॉडी का कलर जो डिपेंड करता है, उसे ही हम कहते हैं फेनोकॉपी। तो यानी जीन आपका दूसरा है, लेकिन आपका कलर जो है इन्वायरमेंट के आधार पर अगर चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं फेनोकॉपी। और प्योर लाइन, एक था प्योर लाइन। तो मैंने प्योर लाइन के बारे में भी बताया था कि प्योर लाइन किसे कहते हैं, तो जिस लाइन में मतलब होमोजाइगस हो, जिसमें होमोजाइगस हो, उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। तो इसके बाद हमने बताया था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बताया था, तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का मृत्यु कब हुआ था, मेंडल ने कब से कब तक उन्होंने मतलब स्टडी किया था, किस चीज़ से स्टडी किया था, वो क्या थे। तो चलिए सब बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में हुआ था, यानी 1822 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद मेंडल का जो मृत्यु है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद मेंडल क्या थे, तो मेंडल जो थे एक प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे, तो हेंजनडॉर्फ कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ सिटी के सिलिसियन गांव के एक नेचुरल साइंस का प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से किया था, तो उन्होंने एक गार्डन पी से एक्सपेरिमेंट किया था। तो गार्डन पी का जो हमने बायोलॉजी में नाम बताया था वो कौन सा था, तो बायोलॉजी में गार्डन पी को हम पाइसम सैटिवम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसम सैटिवम। तो इसके बाद उन्होंने कब से कब तक जो है पाइसम सैटिवम से जो है प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 से लेकर के 1863 तक था। उन्होंने 7 सालों तक जो है अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। 7 सालों के बाद उन्होंने एक बुक छापा। कौन सा बुक छापा, तो उन्होंने एक बुक छापा था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये कब छापा था बुक, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 साल के बाद ये बुक छापा था। कब, तो इन्होंने 1866 में ये बुक छापा था, यानी 1866 ईस्वी में ये बुक छापा था। तो इसके बाद इन्होंने जो बुक छपवाया था इसको बहुत से वैज्ञानिकों ने वैल्यू नहीं दिया, जिसके कारण इनका जो बुक था वो मार्केट में फ्लॉप हो गया, यानी नहीं बिक पाया। तो इसलिए इनका जो बुक था वो नहीं बिक पाया, और इनका जो बुक नहीं बिक पाया इसके लिए इसके बाद इनका जो है 1884 यानी 1884 ईस्वी में किडनी फेल हो जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ कब हो गई थी,
इनकी डेथ कब हो गई? तो 1884 यानी 1884 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने बुक कब छपाया था? 1866। इनका डेथ कब हुआ? तो 1884। इनकी जो है जन्म कब हुआ था? तो 1822। और इनका जो है एक्सपेरिमेंट कितने साल तक किए थे? तो 7 साल तक। और एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किए थे? तो 1856 से 1863 तक। तो यहाँ पे ये हो गया। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो ये क्या चीज़ है? तो इन्होंने बुक का नाम दिया था। ये बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इसे बहुत से वैज्ञानिकों ने वैल्यू नहीं दिया था, जिसके कारण इनकी बुक जो है वो फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो 19वीं शताब्दी यानी 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। तो मैं उन वैज्ञानिकों को बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि इनकी जो बुक थी वो फ्लॉप बाज़ार में क्यों हुआ था। तो इनका जो बुक लिखा हुआ था वो इस प्रकार से लिखा हुआ था, जैसे कि मतलब इन्होंने न्यूटन्स का कॉपी किया है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसी प्रकार से इन्होंने उनका ही कॉपी किया था। इसलिए इनका जो बुक था वो फ्लॉप हो गया था। इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार से दिया था। तो लोगों ने सोचा कि ये जो है उसका कॉपी किया है, नकल किया है, इसलिए इनका जो बुक था वो फ्लॉप हो गया था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि वो वैज्ञानिक जो है वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे। तो 1900 ईस्वी में यानी डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म, अब स्टार्ट होता है डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म। डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म। तो डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म में क्या हुआ? तो डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल का डेथ हो गया था। इनका जो खोज हुआ था बिना किसी पुरस्कार के बेचारे चले गए थे। तो इसके बाद 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए थे। कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? तो एक रहने वाले थे हॉलैंड के, एक रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के, और एक रहने वाले थे जर्मनी के। तो हॉलैंड के कौन से? तो हॉलैंड के थे ह्यूगो दे वेरिस। तो एक थे हॉलैंड के थे, एक थे जर्मन ऑस्ट्रिया, और एक थे जर्मनी के। एक थे ऑस्ट्रिया, एक हॉलैंड, एक जर्मनी। तो हॉलैंड के कौन थे? ह्यूगो दे वेरिस, ह्यूगो दी वेरिस। तो ह्यूगो दी वेरिस। इसके बाद ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का इरिच वॉन सेरमैक होता थे। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। इरिच का मतलब ऑस्ट्रिया के जो थे बहुत ही रिच थे, यानी धनी आदमी थे, इरिच। इसके बाद वॉन, वो जुआ खेलते थे, और वॉन मतलब जीतते थे बहुत ही ज़्यादा। तो धनी आदमी थे और जुआ खेलते थे, यानी जुआ खेलते थे तो जीत जाते थे, और जीत जाते थे तो वो शर्मा जाते थे, इसलिए सेरमैक। सेरमैक। तो थोड़ा सा मीनिंग मिसफील हो गया भाई। सिर्फ यहाँ पे मैं के होगा सेरमैक। तो इसके बाद आता है जर्मनी। तो जर्मनी के कौन थे? तो जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। ये तीनों वैज्ञानिक कब आए थे? तो ये तीनों वैज्ञानिक आए थे 1900 ईस्वी में, यानी 19वीं शताब्दी में ये वैज्ञानिक आए थे। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने किया था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। क्या किया था? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। इन्होंने क्या किया था? तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म।
इन्होंने किया था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कब किया? तो 1900 ईस्वी में आए थे, तो 1900 ईस्वी में ही ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किए थे। तो इन्होंने जब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसको सबसे पहले इन्होंने सुधार कर क्या किया? ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के रूप में बदल दिया गया। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलिज्म का रीडिस्कवरी किया और तो ये तीनों वैज्ञानिक जब आए थे तो इन्होंने बताया था कि जेनेटिक्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि बायोलॉजी का पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इन्होंने जेनेटिक्स को वैल्यू दिया और इसके बाद जो है मेंडल्स को इसलिए सब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है भाई, सॉरी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग को चमक भी रहा होगा थोड़ा सा, छोड़ो आप लोग लिख लेना। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया था कि मेंडल ने किस प्रकार से जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से किया था। किस प्रकार से किया था? तो हाइब्रिडाइजेशन से किया था। तो इसके बाद इन्होंने जब उनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवरी यानी अच्छे से जांच कर लिया, इसके बाद इन्होंने ही एक बुक लिखा था जिसका नाम था फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। तो फ्लोरा जो है बुक वो कब लिखा गया था? तो ये बुक जो है वो 1901 ईस्वी में, यानी 1901 ईस्वी में ये बुक जो है बुक को पब्लिश किया गया था। और इसके बाद इस बुक ने मार्केट में इतना धमाल मचाया कि पूरा जो है मेंडल बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस ऑफ द मेंडल, वाई वॉज सक्सेस ऑफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस क्यों माना गया। तो वो सभी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो हम पढ़ने वाले हैं रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल को उनके एक्सपेरिमेंट में सक्सेस क्यों मिली। तो सबसे पहले उनका बहुत सा कारण था सक्सेस होने का। तो सबसे पहला जो कारण था वो था गार्डन पी का चयन करना, यानी जो गार्डन पी यानी पाइसम सतीवम यानी पी जिसका हम मटर कहते हैं उसका चयन करना। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे एक गार्डन पी का चयन किया था जो कि बहुत ही अच्छा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी उसका ही पौधा में दोनों चीज़ होता है, यानी उसका ही पोलन ग्रेन होता है और उसका ही ओवरी होता है, और दोनों की मदद से उसमें न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट नंबर पे है जो पी का यानी गार्डन पी का चयन किया। गार्डन पी का चयन किया। दूसरे नंबर पे आता है कि इन्होंने गार्डन पी का चयन तो किया, तो इसमें क्या खास बात थी कि इन्होंने गार्डन पी का चयन किया। तो इसमें खास बात ये थी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। क्या करता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें कैरेक्टर, मतलब इसमें जो कैरेक्टर होता है वो 7 गुण होता है। उन्होंने गार्डन पी का 7 गुणों को लेकर के ही
इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो दूसरे नंबर पे क्या किया था, तो 7 गुणों को लेकर के यानी 7 कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद तीसरा में है, ये जो गार्डन पी होता है ये बहुत ही वैरायटी में उपलब्ध होता है, यानी बहुत ही तरह तरह के, यानी शॉर्ट प्लांट लॉन्ग प्लांट होता है ना, तो उस प्रकार से ये जो है उपलब्ध होता है। तो ये वैरायटी में होता है, तो इस प्रकार से वैरायटी में होता है, तो इसलिए इसका उपयोग करना बहुत ही आसान होता है और अच्छा होता है। और दूसरी फ़ायदेमंद बात है, चौथी फ़ायदेमंद बात यह है कि ये जो होता है वो सीजनली होता है, यानी एनुअल होता है, एनुअल प्लांट होता है, बाई एनुअल प्लांट नहीं होता है, यानी ये हर साल नया पौधा बन सकता है, इसलिए इसको ये एनुअल होता है, एनुअल होता है, इसलिए ये इसका जो है हर साल मतलब हर न्यू ईयर में ये इसका जो है प्लांट डेवलप करता है। और एक साल में इन्होंने 7 ईयर तक इस प्रकार से अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसका जो है बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। लेकिन अगले नंबर पे जो आता है फोर्थ, चौथा कारण क्या था सक्सेस होने का, तो चौथा कारण ये था कि इन्होंने ये जो चुनाव मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते थे वो सभी कैरेक्टर को एक साथ लेकर के नहीं करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक करते थे या फिर 2 करते थे। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के यानी गुणों को लेकर के वो जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। और पांचवा कारण क्या है कि वो जो है वो एक्यूरेट और संख्यात्मक रूप से जो है जो आता था उसको लिख करके रखते थे। तो एक्यूरेट मतलब कि जितना जैसे एक्सपेरिमेंट कराया गया तो उसमें आपको 25% मान लिया जाए शॉर्ट प्लांट आया और 75% आपका लॉन्ग प्लांट आया, तो वो लिख करके रखते थे कि इतना % जो है हमारा लॉन्ग प्लांट आया है और 25% जो है शॉर्ट प्लांट आया। तो इस प्रकार से लिख करके रखते थे, तो इसलिए उनका जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, यानी एक्यूरेट संख्यात्मक रूप से भी रखते थे और एक्यूरेट यानी जितना होता था उतना ही रखते थे। तो इसलिए यहाँ पे एक्यूरेट हो गया, मतलब एक्यूरेट रखते थे कि इतना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड यानी एक्यूरेट रिकॉर्ड और संख्यात्मक रिकॉर्ड ये रखते थे, इसलिए उनका जो है कामयाबी का कारण था यही सब। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड स्टडीज़ बाय मेंडल्स इन पी। तो पी में कौन कौन सा ट्रेड्स यानी कौन कौन सा कैरेक्टर्स लिया था उन्होंने, तो हमने यहाँ पे बताया कि उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया था। तो 7 कैरेक्टर को मैं बताने वाला हूँ अभी, तो वो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा, इसके बाद मैं बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कैरेक्टर, इधर में है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यानी गुण। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इधर में दिया गया है डोमिनेंट और इधर में है रिसेसिव। तो यहाँ पे स्टीम हाइट, यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स लिया था उन्होंने, कौन कौन सा था वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे था यहाँ पे स्टीम हाइट यानी स्टीम का हाइट, दूसरे नंबर पे था फ्लावर कलर, तीसरे नंबर पे था फ्लावर पोजीशन, इसके बाद फोर्थ नंबर पे था पोड कलर। पोड का मतलब यहाँ पे आप लोग को नया शब्द लग रहा होगा कि पोड क्या है, तो यहाँ पे पोड जो है फ्रूट को पोड कहा गया है। तो यहाँ पे पोड कलर, इसके बाद 5 में था पोड शेप, 6 में है सीड कलर, इसके बाद 7th में है सीड शेप। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स है ये ही मेंडल ने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसके बाद मैं बताता हूँ कि स्टेम हाइट में क्या क्या लिया था, फ्लावर कलर में क्या क्या लिया था, इसके बाद यहाँ फ्लावर पोजीशन में क्या क्या लिया था, पोड कलर में क्या क्या लिया था। तो इस प्रकार से ये सभी को मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टीम हाइट आता है। तो स्टीम हाइट में क्या क्या लिया था उन्होंने, तो स्टीम हाइट को हम स्टीम हाइट को किस प्रकार से मापते हैं, तो स्टीम हाइट को हम टॉल कह सकते हैं यानी लंबा और नाटा कह सकते हैं ना। तो स्टीम हाइट को यहाँ पे हम यहाँ पे डोमिनेंट में हो जाएगा टॉल,
और यहाँ पे हो जाएगा रिसेसिव में हो जाएगा ये आपका डॉर्फ। तो यानी टॉल का मतलब हो गया लंबा और डॉर्फ का मतलब हो गया नाटा। इसके बाद आता है फ्लावर कलर। तो फ्लावर का कलर जो है किस प्रकार से मतलब कि कैरेक्टर्स क्या हो सकता है उसमें, तो फ्लावर का कलर जो होता है वॉयलेट हो सकता है, यानी डोमिनेंट में इन्होंने फ्लावर का कलर वॉयलेट लिया था। इसको हम रेड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉयलेट यूज करना है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे वॉयलेट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ होगा, तो यहाँ पे होगा वाइट। वाइट यानी रिसेसिव में वाइट होगा और डोमिनेंट में वॉयलेट होगा। इसके बाद होगा यहाँ पे फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो पहला तो एक्सियल हो सकता है और दूसरा में टर्मिनल हो सकता है। तो डोमिनेंट में हो जाएगा एक्सियल और यहाँ पे रिसेसिव में हो जाएगा टर्मिनल। फर्स्ट में हो जाएगा एक्सियल और दूसरा में हो जाएगा टर्मिनल। इसके बाद आता है यहाँ पे पोड कलर। पोड कलर क्या होता है भाई, तो पोड कलर मतलब कि फ्रूट का कलर। तो फ्रूट का कलर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फ्रूट का कलर जो है यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। पोड का कलर डोमिनेंट में ग्रीन हो जाएगा और रिसेसिव में आपका येलो हो जाएगा। रिसेसिव में येलो हो जाएगा। इसके बाद आता है पोड शेप। तो पोड शेप में आपका हो जाएगा, यानी डोमिनेंट में आपका हो जाएगा इनफ्लेटेड, यानी फूला हुआ रहता है, चपटा नहीं रहता। फ्लैटेड का मतलब होता है चपटा और इनफ्लेटेड का मतलब हुआ फूला हुआ, नहीं चपटा है तो फूला हुआ, तो इनफ्लेटेड। इसके बाद यहाँ पे इनफ्लेटेड हो गया। इधर क्या होगा, तो रिसेसिव में हो जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके बाद 6th नंबर पे आता है आपका सीड कलर। तो सीड कलर जो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पोड कलर में ग्रीन था और इधर में रिसेसिव में येलो था, लेकिन इसमें इधर में सीड कलर में येलो हो जाएगा और रिसेसिव में ग्रीन हो जाएगा। तो डोमिनेंट में येलो हो जाएगा, क्या होगा, रिसेसिव में डोमिनेंट में येलो हो जाएगा और रिसेसिव में क्या हो जाएगा, तो रिसेसिव में आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन। इसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट सीड शेप, यानी सीड का शेप जो है किस प्रकार से होता है, तो सीड जो होता है इसमें डोमिनेंट में हो जाएगा राउंड यानी गोल, और इसमें हो जाएगा व्रिंकल्ड यानी चपटा मुड़ा हुआ कैसा भी। व्रिंकल्ड ये हो गया। तो ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया है। इसके बाद मैं बताता हूँ जीन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये तो कैरेक्टर्स हो गया, तो कैरेक्टर्स में जीन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना जीन का कोई कैरेक्टर्स होता नहीं। तो इसमें तो हम अभी इसमें जीन निकालने वाले हैं क्या, तो जीन किस प्रकार से निकालते हैं वो हम अभी जानने वाले हैं। तो भाई मेरा मार्कर किधर गया भाई, तो मैं बताता हूँ जीन किस प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जीन, तो डोमिनेंट का जीन कैसे निकालें, तो डोमिनेंट का जीन निकालने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जीन निकालने के लिए बहुत ही भारी काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ इसमें अपना दिमाग लगाने का है और जीन निकालने का है। तो इसमें कुछ नहीं करने का है, मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ वैसे देखने का है, और जीन निकालने में कोई भारी बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से जीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से अंडरलाइन मतलब कि गोल घेरा लगा लेना है। जितना भी आपने जो डोमिनेंट में जितना भी कैरेक्टर्स लिखा है उन सभी के फर्स्ट लेटर को आपको गोल घेरे के अंदर बंद कर लेना है। इसके बाद आपको इन सभी घेरे के अंदर से बाहर कर लेना है इधर, यानी इसमें से
कैपिटल टी निकला, इसमें से कैपिटल वी, इसमें से कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल आई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इस प्रकार से हो गया। तो यही निकल के आ चुका है हमारा जीन। भाई कितना आसान है, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है जीन निकालना, लेकिन भाई सबसे आसान मुझे इस चैप्टर में लगा तो जीन निकालना। इसके बाद ये तो जीन निकल चुका है, अब इसमें तो निकल गया डोमिनेंट में, लेकिन रिसेसिव में भी तो होना चाहिए। तो इसमें कैसे होगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो फर्स्ट लेटर हुआ, तो इसमें भी तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं भाई, इसमें फर्स्ट लेटर नहीं होगा। क्या होगा? तो इसमें आपको सबसे पहले डोमिनेंट में निकाला हुआ जीन को देखना है। तो इसमें यहाँ पे कैपिटल टी है, ठीक है। तो इसके सामने यानी टॉल का जो डॉर्फ होता है, तो कैपिटल टी को आपको यहाँ पे डॉर्फ का डी नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो यहाँ पे आपको सिंपली स्मॉल टी लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉल टी। तो इसी प्रकार से आपको ये सभी को यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे स्मॉल भी हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल जी हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल आई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका स्मॉल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका स्मॉल आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो जीन है वो निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पे हमने डोमिनेंट का जीन और रिसेसिव का जीन निकाल लिया है। तो इसके बाद आप लोग को तो समझ में आ चुका होगा कि जीन किस प्रकार से निकाला जाए, और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ही आसान है। क्योंकि ये आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है वो भी निकाल सकता है ये जीन। तो यहाँ पे जीन निकाल लिया है मैंने। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई? तो मेंडल्स ने बताया था, उन्होंने 3 क्रॉस करवाया था। कौन कौन? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। यानी एक कैरेक्टर्स के साथ, मतलब एक कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर दो कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। वही अगर तीन कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप उतार सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब मैंने तो अभी बताया कि एक अगर किसी कैरेक्टर्स को लिया जाए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। तो एक कैरेक्टर्स तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर क्या हम सेम कैरेक्टर्स लेंगे या डिफरेंट कैरेक्टर्स लेंगे? तो हम इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, फर्स्ट कैरेक्टर में क्या बताया था? तो मैंने बताया था स्टेम हाइट। स्टेम हाइट स्टेम हाइट। तो इसमें मैंने 2 कैरेक्टर बताया था। कौन कौन? तो एक था टॉल, और एक था डॉर्फ। क्या था? एक था टॉल और एक था डॉर्फ। तो यहाँ पे स्टेम हाइट में एक टॉल था, एक डॉर्फ था। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम कह सकते हैं फेनोटाइप। यानी ये बाहर से हम टॉल और डॉर्फ कर रहे हैं, किसी चीज़ को बाहर से देख करके हम बता देते हैं कि ये लंबा है या नाटा है, तो उसे हम कहते हैं फेनोटाइप। तो यहाँ पे हो जाएगा फेनोटाइप। ये हो गया फेनोटाइप। इसके बाद मैंने इसका जो जीन है वो जीन बताया था मैंने। तो यहाँ पे इसका जीन क्या बताया था मैंने? तो कैपिटल टी, टॉल का कैपिटल टी मैंने जीन बताया था। तो यहाँ पे कैपिटल टी सिंगल है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर में होता है। क्या होता है? पेयर में होता है। क्रोमोसोम पेयर में होता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये भी पेयर में होगा। तो यानी कैपिटल टी है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल टी कर देते हैं। तो इसके बाद डॉर्फ का भी तो जीन होगा। डॉर्फ का जीन था ना, तो क्या था डॉर्फ का जीन? तो मैंने बताया था कि इसका कैपिटल टी है तो इसका स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पे इसका स्मॉल टी हो जाएगा, और इसमें अगर क्रोमोसोम पेयर में रहता है तो ये भी पेयर में हो जाएगा सिंपली। तो ये हो गया डॉर्फ का, ये हो गया टॉल का। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो ये क्या था? तो ये तो था जीन, और जीन को हम जो स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप।
तो यहाँ पे हो जाएगा जीनोटाइप। ये हो गया जीनोटाइप। तो इसके बाद ये तो हो गया फेनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप। तो इसमें से हमें गैमेट्स निकालना है। तो गैमेट्स कैसे निकलेगा, तो पता होगा आप लोग को कि गैमेट्स क्या होता है, तो एन होता है। ये क्या है, अभी ये 2n है, यानी हैप्लॉइड होता है गैमेट्स, और ये है डिप्लॉइड। तो इसे हम सबसे पहले हैप्लॉइड बनाएंगे, यानी डबल टी को हम टी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको भी हम डबल टी को टी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम गैमेट्स बोल सकते हैं, गैमेट्स। ये हो गया गैमेट्स। तो इसका हम फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया F1 हाइब्रिड। और इसे हम एक और नाम से बोल सकते हैं, जिसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको कि पी जनरेशन, यानी पेरेंट जनरेशन। इसको हम पेरेंट कह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसलिए इसे हम कहेंगे पेरेंट जनरेशन, यानी पी जनरेशन। इन दोनों का हम पी जनरेशन कह सकते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन कह सकते हैं आप, या F1 हाइब्रिड भी कह सकते हैं। F1 हाइब्रिड ये हो गया। तो F1 हाइब्रिड को मैंने बताया था कि F1 हाइब्रिड को अगर एक बार और क्रॉस किया जाए तो ये जो होता है F2 हाइब्रिड में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस के लिए यहाँ पे मैं फिर से इसे लिख लेता हूँ। तो इसके बाद इस प्रकार से करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें से आपको इसके गैमेट्स को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं, ये हो गया, इसमें से दोनों को अलग अलग करना है। तो ये हो गया। इसके बाद इसमें से भी कर लेना है। तो ये अलग और ये अलग हो गया। तो सबसे पहले ये तो दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हमें मिलाना है। तो किस प्रकार से मिलाना है, तो मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से आपको मिलाते हैं तो आपको 100% सही होगा, नहीं तो आपको गलत हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से करना है और सीधा इसमें मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलाते हैं। इसके बाद यहाँ से ऐसे करना है और इसमें मिलाना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास दूसरा पेन का कलर भी है, दूसरा कलर का पेन भी है, तो उससे आप बना सकते हैं, और भी अच्छा होगा समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से बनाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको शायद चल ही नहीं रहा, इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो इस प्रकार से बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो है, ये किस किस से मिल रहा है, तो ये जो है यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, और ये जाके कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल टी से। तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका, ये जो है कैपिटल टी है, और देखिए ये कहाँ जा रहा है, तो ये स्मॉल टी से मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी है जो इस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ कहाँ जा रहा है, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी से कैपिटल टी में। तो यहाँ पे पहले स्मॉल टी नहीं होगा, पहले कैपिटल टी होगा। तो यहाँ पे पहले कैपिटल टी का यूज़ करना है, इसके बाद स्मॉल टी का। फिर इसमें देखिए, फिर ये जो स्मॉल टी है वो किससे मिल रहा है, तो ये जा रहा है यहाँ पे, और ये जो मिल रहा है स्मॉल टी से। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें आपको कैपिटल टी नज़र आ रहा है वो सब टॉल हो गए, यानी ये सभी जो जितने भी मतलब कि ये सब पौधे होंगे, ये सब लंबे पौधे होंगे। और जिसमें आपको स्मॉल टी नज़र आ रहा है, स्मॉल टी कैरेक्टर नज़र आ रहा है, वो होगा डॉर्फ, यानी नाटे पौधे होंगे। तो यहाँ पे ये सभी टॉल हो जाएंगे और ये हो जाएगा डॉर्फ, ये डॉर्फ हो जाएगा। इसके बाद इसका जो है आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। किस चीज़ का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ फेनोटाइपिक रेशियो।
अब ये फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है भाई? तो ये फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो आपने यहाँ पे पढ़ा फेनोटाइप और जीनोटाइप। तो फेनोटाइप और जीनोटाइप, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो इसका अनुपात यानी फेनोटाइप का अनुपात। तो इसमें फेनोटाइप कौन सा है? तो फेनोटाइप यानी जिसको बाहर से अध्ययन करते हैं उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। जिसे हम बाहर से पता कर सकते हैं कि क्या है तो उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि टॉल 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 डॉर्फ, तो यही तो है फेनोटाइप। तो ये कितना है? तो 1 2 3 एंड 4। तो 4 निकालने के लिए आपको करना है, क्या करना होगा? तो ये कितनी % हो सकते हैं? तो यानी यहाँ पे 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे 25 आ गया, मतलब कि एक जो है, मतलब एक टॉल प्लांट जो है उसका 25% है। तो यहाँ पे 3 टॉल प्लांट है, ठीक है, और एक डॉर्फ प्लांट है। तो 25 × 3 करने के बाद यहाँ पे आ जाता है 75। तो यानी 75% टॉल प्लांट है तो इसका, और ये जो है 1% है। तो डॉर्फ कितना है? तो 25% है प्लस 25%। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 है और ये 1 है, यानी 100 भाग में, मतलब एक भाग में 3 हिस्सा क्या है? तो टॉल प्लांट है, और 1 हिस्सा क्या है? तो डॉर्फ प्लांट है। यानी 100% में 75% जो है टॉल प्लांट है एंड 25% डॉर्फ प्लांट है। तो इसलिए इसका जो रेशियो हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, तो इसको जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 3:1। इसके बाद यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक में यहाँ पे जीन दिखना है। तो जीन कैसा कैसा? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल टी है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे लिखना होता है होमोजाइगस को अलग और हेटेरोजाइगस को अलग। तो यहाँ पे कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेटेरोजाइगस है? तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं और होमोजाइगस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे होमोजाइगस जिसमें सेम कैरेक्टर्स हो, यानी यहाँ पे कैपिटल टी हो तो कैपिटल टी होना चाहिए और स्मॉल टी हो तो स्मॉल टी होना चाहिए, तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे। और यही अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो उसे हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? तो ये है होमोजाइगस, दूसरा में है हेटेरोजाइगस, तीसरा में है हेटेरोजाइगस और 4 में है होमोजाइगस। तो यहाँ पे ये 3 तो लॉन्ग प्लांट थे तो इसको 3:1 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 जो है टॉल है, टीटी है, मतलब कि कैपिटल टीटी है, और 2 जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और 1 जो है स्मॉल टी है। तो इसका जो रेशियो होगा किस प्रकार से होगा? 2 होमोजाइगस है तो 2 होना तो चाहिए था पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि यहाँ पे जो है इसका, क्या हम 2:2 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो जीनोटाइप है यानी यहाँ पे कैपिटल है और इधर में स्मॉल है। होमोजाइगस तो है, मानते हैं होमोजाइगस है, लेकिन इधर में कैपिटल है और उधर में स्मॉल है, तो वो तो अलग हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक है कैपिटल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसके बाद 2 है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:2। इसके बाद 1 है स्मॉल टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से मैंने एक जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया। किसका बताया? तो स्टेम हाइट का। तो इसी प्रकार से आपको 7 कैरेक्टर्स का बनाना है अपने कॉपी में। इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना है 7 कैरेक्टर्स में। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो मैं कल के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं सभी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग पीछे के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जहां से मैंने बताया, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप लोग देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया वो डिटेल्स में बताया। आज तो मैंने सिर्फ रिवाइज कराया था, कल मैंने डिटेल्स में बताया था उसे, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।